Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज के वीडियो लेक्चर में हमने समझना है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो तरीका था वो डिफरेंट था। यहाँ पर जो ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है, यहाँ की जो प्रोसेस थी, यहाँ का जो नेशन स्टेट बनने का जो तरीका था वो डिफरेंट था जो इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा। कि फॉर एग्जांपल हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ बेल्जियम हमने पढ़ा, या हमने पढ़ा था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन सभी में हमने नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के चलते हुए, या हम यही कहेंगे इन सभी में हमने लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी को पढ़ा। इन लोगों को एक स्ट्रगल करनी पड़ी, लोगों को जंग लड़नी पड़ी, लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, और तब ही उनकी नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी वो मुकम्मल हुई। लेकिन यहाँ पर कोई भी जंग नहीं लड़ा जाता है, यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं होता है। लेकिन ये जो ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट इमर्ज हो जाता है, इट वॉज ए लॉन्ग प्रोसेस, एंड जिस प्रोसेस का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि ब्रिटेन एज ए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आ जाता है। आइए हम ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टर्म आई है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्यों आई है? क्योंकि कहा जाता है कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ ए सडन अपहीवल और ए रिवोल्यूशन। ब्रिटेन के केस में जब ये नेशन स्टेट बनता है, यहाँ पर कोई भी सडन अपहीवल, यहाँ पर कोई रिवोल्यूशन नहीं आया था, बल्कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस थी। तो इससे पहले जब ब्रिटेन एज ए नेशन स्टेट इमर्ज नहीं हुआ था, तो उससे पहले ब्रिटेन का कोई नाम वजूद में नहीं था। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones। ये जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी, ये जो डिफरेंट टेरिटरीज हैं, इंग्लिश, वेलिश, स्कॉट एंड आयरिश, दीज आर द प्राइमरी आइडेंटिटी। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आ जाता है, इसकी पहली आइडेंटिटी क्या थी, और लास्ट पर जो एंड रिजल्ट इसका निकलता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये कैसे वजूद में आ जाता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनली जब हम आइलैंड्स की बात करेंगे, जब हम ब्रिटिश आइल्स की बात करते हैं, तो ये जो सभी टेरिटरीज हैं, ये ब्रिटिश आइल्स के नाम से पहले जानी जाती थी। और यहाँ पर ये जो चार ग्रुप्स हैं, इंग्लैंड, वेलिश, स्कॉटलैंड एंड ये आयरलैंड, दीज आर द फोर डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटीज़, फोर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। ये जो चार एथनिक ग्रुप्स हैं, इन सभी चारों एथनिक ग्रुप्स को ब्रिटिश आइल्स के नाम से जाना जाता था। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि ब्रिटिश आइल्स हम किसे कहते हैं। एक बार हम फिर कोशिश करते हैं समझाने की कि जब हम इस पूरे रीजन की बात करेंगे, तो ये जो पूरा रीजन है, जितने भी टेरिटरीज इसमें आ जाती हैं, इसको ब्रिटिश आइल्स के नाम से जाना जाता है। और इस ब्रिटिश आइल्स में ये जो डिफरेंट टेरिटरीज थी, इनकी डिफरेंट इथनिक डिफरेंसेस थी, इनकी डिफरेंट इथनिक आइडेंटिटीज़ थी, ये एक दूसरे से अलग अलग थे, क्योंकि ये डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स थे। इनमें से एक इथनिक ग्रुप था, ये इंग्लिश के नाम से मशहूर था, दूसरा इथनिक ग्रुप था, ये वेलिश के नाम से मशहूर था, और तीसरा इथनिक ग्रुप था, ये स्कॉटिश के नाम से मशहूर था, और जो फोर्थ एथनिक ग्रुप था, आयरिश के नाम से मशहूर था। तो ये पूरा ग्रुप जब हम जॉइंटली इसको पहचानने की कोशिश करते हैं, ये ब्रिटिश आइल्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि पहले हम यहाँ पर सही तरह से समझने की कोशिश करते हैं, और इनमें से ये जो इथनिक ग्रुप है, इंग्लिश जो है, इंग्लैंड या ब्रिटेन के नाम से हम जानेंगे, इट ग्रीव इनटू पावर, इट ग्रीव इनटू पावर, इट ग्रीव इनटू इन्फ्लुएंस, इट गिव इनटू प्रेस्टीज। क्यों, किस तरह से यही आगे चला जाता है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि ये वेस्ट यूरोप में आता था, तो यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी पहले हुई थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आया था पहले। तो इसलिए ये वाला इथनिक ग्रुप था, ये जो इंग्लिश वाला, इंग्लैंड वाला, ब्रिटेन वाला इथनिक ग्रुप था, तो ये जो ग्रुप था, ये प्रॉस्पेरियस रीजन था। प्रॉस्पेरिटी का फायदा उठाते हुए ये विद द कोर्स ऑफ टाइम इस वेलिश जो रीजन होता है, वेल्स के नाम से ये जो रीजन होता है, इस पर अपनी डोमिनेंस करते हैं, इसको डोमिनेट करते हैं। अब क्या हो जाता है कि फिलहाल के लिए ये जो ग्रुप है, ये बनता है ब्रिटेन, ये जो ग्रुप है ये कहलाता है ब्रिटेन। तो बाय द कोर्स ऑफ टाइम जो
यूनियन एक्ट ऑफ 1707 पास किया जाता है, उसके ज़रिए क्या हो जाता है कि जो ये इंग्लिश ग्रुप था, जो ये एथनिक ग्रुप था, इंग्लैंड वाला ग्रुप, जो ये ब्रिटेन था, जब ये पावर और इन्फ्लुएंस में बढ़ जाता है तो विद द कोर्स ऑफ टाइम ये इस रीजन को डोमिनेट करता है। ये जो ये वाला रीजन है, जब इसे डोमिनेट किया जाता है तो ये जो रीजन है इसे हम ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन। तो पहले जब इतना ही ग्रुप था तो ये था ब्रिटेन, और विद द कोर्स ऑफ टाइम जब ये वाला ग्रुप इमर्ज हो जाता है तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। एंड बाय द कोर्स ऑफ टाइम ये जो आयरलैंड का नॉर्थर्न पार्ट था, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स थे, यहाँ पर इसको डोमिनेट करते करते इंग्लैंड के ज़रिए, ब्रिटेन के ज़रिए जब इस पूरे रीजन को डोमिनेट किया जाता है तो ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। होप कि आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर हम एक और बात समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो फ्लैग था, इट वाज द फ्लैग ऑफ द इंग्लैंड, एंड ये जब स्कॉटलैंड को डोमिनेट किया जाता है तो ये होता है स्कॉटलैंड का फ्लैग, और जब नॉर्दर्न आयरलैंड को यहाँ पर डोमिनेट किया जाता है तो ये था उनका फ्लैग। उसके बाद इन तीनों फ्लैग्स को इनकॉर्पोरेट करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो फ्लैग है, यूनियन जैक, उसको यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड का भी ग्रुप है, यहाँ पर स्कॉटिश लैंड की भी आइडेंटिटी है, और यहाँ पर नॉर्थर्न आयरलैंड जो है इसकी भी यहाँ पर आइडेंटिटी है। तो इसको हम यूनियन जैक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमने समझा कि ये जो ओरिजिनली ब्रिटिश आइल्स कहलाता था, जिसमें ये सभी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स रहा करते थे, इसी के नाम से ये जो रीजन था इसे पहचाना जाता था। यहाँ पर इंग्लिश भी रहा करते थे, यहाँ पर वेलिश भी रहा करते थे, यहाँ पर स्कॉटिश भी रहा करते थे, और यहाँ पर आयरिश भी रहा करते थे। और ये जो ग्रुप्स थे ये एक दूसरे से डिफरेंट थे, क्योंकि इनकी एथनिक डिफरेंस यहाँ पर इनकी यहाँ पर एथनिक डिफरेंस थी। लेकिन अभी हमने समझा कि ये जो इंग्लिश नेशन था, इट स्टेडीली ग्रीव इनटू वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, एंड इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। तो ये इंग्लिश वाला ग्रुप था, अभी हमने समझा कि इसके पास पावर आ जाता है, इसके पास प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, इसके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ जाती है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ये जो बाकी ग्रुप्स थे इन पर कब्जा जमाया जाता है विद द कोर्स ऑफ टाइम। पहले हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये जो इंग्लिश पार्लियामेंट है इसका वजूद कब से आया। ओरिजिनली ये जो इंग्लैंड था इट वाज अंडर द रूल ऑफ द मोनार्क, एंड फाइनली कि वहाँ पर एक मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था ड्यू टू, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी इंग्लैंड में, और इसके चलते हुई एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास वहाँ पर इमर्ज हुआ था, और जिन्होंने मोनार्क को प्रेशराइज किया कि आप अपना पावर सरेंडर करिए। और विद द कोर्स ऑफ टाइम ये जो इंग्लिश पार्लियामेंटेरियंस थे ये कामयाब हो जाते हैं 1688 में, जब जो कन्फ्लिक्ट, जो इंटेंस कन्फ्लिक्ट था इंग्लिश पार्लियामेंटेरियंस एंड बिटवीन द मोनार्क, और फाइनली इस इंटेंस कन्फ्लिक्ट में क्या हो जाता है कि ये जो मोनार्क पोजीशन थी इसको ख़त्म करके वहाँ पर इंग्लिश पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए इंग्लिश पार्लियामेंट को वहाँ पर डोमिनेट किया जाता है 1688 में। तो यूनियन एक्ट ऑफ 1707 वाज साइंड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द स्कॉटलैंड, और इंग्लैंड ने अपना कब्जा जो है, अपना दबदबा जो है वो कामयाब हुआ स्कॉटलैंड पर डोमिनेट करने में। द इंग्लिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इट्स इंग्लिश मेंबर्स। तो अब जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, अब इसके साथ जब स्कॉटलैंड भी मर्ज हुआ था, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश डोमिनेंस थी उसको यहाँ पर अंडर कंसिडरेशन रखा गया, और इंग्लिश पार्लियामेंटेरियंस की जो मेंबरशिप है उसको डोमिनेट करते हुए इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वहाँ पर इंग्लिश मेंबर्स डोमिनेंस में थे। तो अब हमने यहाँ पर समझना है कि क्या इम्पैक्ट था जो यूनियन एक्ट ऑफ 1707 था, और उसके बाद हम समझेंगे कि जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड हो जाता है वो कैसे हो जाता है। तो अभी हमने समझना है कि जो यूनियन एक्ट ऑफ 1707 है इसके ज़रिए क्या होता है कि इसके ज़रिए क्या हो जाता है कि स्कॉटलैंड इंटेग्रेट हो जाता है इंग्लैंड के साथ, और जो ये उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड जब हो जाता है तो इसके ज़रिए जो आयरलैंड का जो रीजन था, आयरलैंड का जो एथनिक ग्रुप था वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है इंग्लैंड के साथ। तो तब ये वजूद में आ जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन।
पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इम्पैक्ट ऑफ द यूनियन एक्ट ऑफ 1707। क्या इम्पैक्ट था इस पर? द ग्रोथ ऑफ ए ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ड दैट स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। इसका मतलब ये था कि जब यूनियन एक्ट ऑफ 1707 पास किया गया, स्कॉटलैंड का मर्जर किया गया इंग्लैंड के साथ, तो इसका मतलब ये भी था कि जो स्कॉटलैंड की यूनिक आइडेंटिटी थी, जो स्कॉटलैंड का यूनिक कल्चर था, जो स्कॉटलैंड की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे, उसको सप्रेस किया गया। क्योंकि अभी हमने समझा कि जो इंग्लिश डोमिनेंस थी उसको अंडर कंसिडरेशन रखा जाता था। द कैथोलिक क्लान्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉट हाईलैंड सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। और जो ये स्कॉटलैंड का ये वाला रीजन था, ये जो हाईलैंड्स, यहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट था वो कैथोलिक्स थे, लेकिन ये जो इंग्लिश थे यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स थे। क्रिश्चियनिटी का जो सेक्ट था प्रोटेस्टेंट्स थे, और इस रीजन में भी प्रोटेस्टेंट। लेकिन ये जो कैथोलिक क्लान ऑफ दिस स्कॉटलैंड था, ये नहीं चाहते थे, ये इस मर्जर, ये जो स्कॉटलैंड का मर्जर हुआ था, ये इसके खिलाफ थे, और ये चाहते थे कि स्कॉटलैंड का जो ये मर्जर है ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इनकी हर एक जो इस कैथोलिक ग्रुप की जो हर एक आवाज़ थी, उसको यहाँ पर दबाया गया बाय द इंग्लिश। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक कौन होते हैं, प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह से हर एक रिलीजन में क्या होता है कि डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मुस्लिम्स में है शिया है, सुन्नी है, इसी तरह से जो क्रिश्चियनिटी है वहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट भी एक सेक्ट है और कैथोलिक भी एक सेक्ट है। जो इंग्लिश पार्लियामेंटेरियंस थे, जो इंग्लिश जो था, जो इंग्लैंड था ओरिजिनली, यहाँ पर जो डोमिनेंस थी वो प्रोटेस्टेंट्स थी, और इसके चलते हुए इन्होंने सपोर्ट किया जो प्रोटेस्टेंट्स ऑफ स्कॉटलैंड था, और स्कॉटलैंड का मर्जर किया गया। और इसलिए वहाँ पर स्कॉटलैंड में जो कैथोलिक्स थे उन्होंने इसकी अपोजिशन की, लेकिन उनकी अपोजिशन को वहाँ पर ख़त्म किया गया। तो इसी तरह से कहा जाता है कि द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और यूज देयर नेशनल ड्रेस। ये जो स्कॉटलैंड के जो ये कैथोलिक ग्रुप थे, इनको यहाँ पर बैन लगाई गई, इनकी लैंग्वेज पर भी कंप्लीट बैन लगाई गई, और ना ही ये अपना नेशनल ड्रेस जो इनका था, नेशनल कल्चर जो इसका था, उसका यहाँ पर ये प्रोपिगेशन नहीं कर सकते थे। Large numbers were forcefully driven आउट ऑफ देयर होम्स, और बहुत सारी तादाद में कैथोलिक ग्रुप वो था जो इस मर्जर की अपोजिशन कर रहा था। जब वो नहीं मान रहे थे तो उनको अपने घरों से निकाला गया। इसका मतलब ये था कि उनको वहाँ से एग्जाइल किया गया। और अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड है ये किस तरह से हो जाता है इंग्लैंड के साथ। इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। ये जो इंग्लैंड वाला रीजन है, नॉर्थर्न इंग्लैंड एंड साउथर्न इंग्लैंड, इसमें दो ग्रुप्स थे, दो क्रिश्चियनिटी के सेक्ट्स थे। एक इस नॉर्थर्न में प्रोटेस्टेंट्स थे, और ये जो साउथर्न रीजन है इसमें थे कैथोलिक्स। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्ज कैथोलिक कंट्री। और यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि इंग्लिश में कौन लोग थे, प्रोटेस्टेंट्स थे। इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स ने नॉर्थर्न आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स की मदद की, और इसके चलते हुई इनसे कहा गया कि आप इस पूरे रीजन पर डोमिनेट अपनी करो, और जो कैथोलिक ग्रुप है इन पर भी आप अपनी डोमिनेंस करो। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, और जो भी आवाज़ इस रीजन के जरिए आती थी ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, उसको सप्रेस किया गया। रिवोल्ट लेड बाय वोल्पट्यून एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन इन 1798 वर सीवियरली क्रश्ड। जहाँ पर एक पर्सन था, इसका नाम था वोल्पट्यून, वो एक रेवोल्यूशनरी था, वो नहीं चाहता था कि ये मर्जर हो। और इसी तरह से इसके बहुत सारे और भी साथी थे जो कैथोलिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, और उन्होंने एक रिवोल्ट स्टार्ट किया था 1798 में। लेकिन वो जो रिवोल्ट था उसको सीवियरली क्रश किया गया, उसको वहाँ पर दबाया गया। एंड फाइनली इनको आयरलैंड वाज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो फाइनली ये जो आयरलैंड हो जाता है पूरा, इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के साथ 1801 में। तो आ जाता है वजूद में यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन विद द कोर्स। उसके बाद क्या हो जाता है कि बाय द कोर्स ऑफ टाइम ये जो साउथर्न पार्ट ऑफ दिस आयरलैंड है ये अलग हो जाता है ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के साथ। तो जो नॉर्थर्न पार्ट है ये रहता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन के साथ।
A new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture। यहाँ पर कोशिश की गई कि अब जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आ जाता है, लेकिन जो डोमिनेंट कल्चर यहाँ पर था उसको यहाँ पर इंग्लिश रखा गया। मीन्स कि हर एक कोशिश की गई कि जो एक प्रॉस्पेरियस रीजन था, जो एक डोमिनेंट रीजन था, इंग्लिश एथनिक ग्रुप जो था, इसकी डोमिनेंस ही पूरे सभी रीजन्स पर यहाँ पर रखी गई। और जो क्या यहाँ पर सिंपल नेशनल फ्लैग क्या रखा गया, नेशनल एंथम क्या रखा गया, द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन दैट इज द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक रखा गया, जिसमें से तीनों फ्लैग्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, स्कॉटलैंड का भी, आयरलैंड का भी। नेशनल एंथम रखा गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज जो थी उसको ऑप्शनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। पहले क्या हो जाता है कि जिन नेशंस ने इंटेग्रेशन, जिन नेशंस का मर्जर हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन जब वजूद में आया था, तो वो नेशंस, उन नेशंस का स्टेटस क्या रहा, दे रिमेन द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। और ये जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, उनकी यहाँ पर सबऑर्डिनेशन की पोजीशन ही रही। इसका मतलब ये था कि उनकी डोमिनेंस यहाँ पर नहीं रही। तो उसके बाद मोस्टली अगर हमने यहाँ पर समझना होगा एक बार फिर से कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये इसका जो यूनियन जैक वाला फ्लैग है, ये इंग्लैंड का फ्लैग, स्कॉटलैंड का फ्लैग और नॉर्थर्न आयरलैंड का जो फ्लैग है, इन सभी फ्लैग्स को इंटीग्रेट करके बनाया गया है। और एक बार हम फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनली ये जो पूरा रीजन था, ये ब्रिटिश आइल्स के नाम से जाना जाता था। इस ब्रिटिश आइल्स में 4 एथनिक ग्रुप्स थे। इंग्लिश एक था, वेल्स दूसरा था, स्कॉटलैंड तीसरा था, और ये जो आयरलैंड वाला एथनिक ग्रुप था, ये 4th वन था। तो बाय द कोर्स ऑफ टाइम क्या हो जाता है, इस ब्रिटिश आइल्स में क्या हो जाता है कि ये जो इंग्लिश वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, इट ग्रीव इनटू पावर, इनटू इन्फ्लुएंस, इनटू प्रेस्टीज, बिकॉज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा हुई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हुई थी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुई थी। और इसके चलते हुए इस ग्रुप ने, ये जो ग्रुप है, ये बहुत आगे चला जाता है और बाय द कोर्स ऑफ टाइम ये इस वेल्स को अपने साथ इंटीग्रेट करता है। और वेल्स को इंटीग्रेट करने के साथ साथ जब यही वाला ग्रुप, वेल्स को इंटीग्रेट करने के साथ साथ जब ये वाला ग्रुप, जब यूनियन एक्ट ऑफ 1707 पास हो जाता है, तो ये वाला ग्रुप है, ये इंटीग्रेट हो जाता है। तो ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन, ये कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन, जब स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड वाला ग्रुप है मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जब ये पूरा रीजन इंटीग्रेट हो जाएगा, नॉर्थर्न आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, तो ये कहलाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। इस तरह से ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आ जाता है। तो इस तरह से होप हर एक कोशिश की हमने कि आपको सही तरह से ये जो वीडियो लेक्चर है समझ आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।